स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, आप सभी का गणतंत्र दिवस वाले दिन बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी IQ IAS ऑन दिस ओकेजन ऑफ 74th रिपब्लिक डे। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर और मेंटर सांघी सर। तो आज रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन, हम भारत को एक अलग नजरिए से देखते हैं कि हमने क्या पाया और हम किस स्टेज पे या किस मुकाम पे आज की डेट में खड़े हैं। सो लेट्स री इमेजिन इंडिया ऑन दिस 74th रिपब्लिक डे। और क्योंकि रिपब्लिक डे का ये पावन अवसर है, तो इस दिन स्टडी IQ लेकर आया है हेविली डिस्काउंटेड कोर्सेज IAS प्रिपरेशन के। तो आप में से जितने स्टूडेंट्स IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, आप जरूर हमारे वेल स्ट्रक्चर्ड टॉप फैकल्टीज द्वारा पढ़ाए 1000 घंटे से ऊपर में कवर करे गए जनरल स्टडीज के कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है जो कि शुरू होने वाला है 31 जनवरी को, और इस कोर्स का एक हेविली डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, जो कि है सांघी लाइव। सो डू सब्सक्राइब टू माई कोर्सेज। ये जो कोर्स है ये अवेलेबल होगा आपको सिर्फ और सिर्फ 17,500 के लिए। ये डिस्काउंट एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ कल तक, 26 जनवरी तक। तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप और भी कोर्सेज देख सकते हैं जो कि SIP यानी क्रैश कोर्स के कोर्स हैं, और ऑप्शनल और NCERT कोर्सेज। ये जितनी PDFs मैं यूज कर रहा हूं ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। ऑलराइट, सो 74th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, 74वें गणतंत्र दिवस वाले दिन, भारत ने क्या क्या चीजें आज तक अचीव करी हैं, क्या मकाम पाया है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, भारत को देशों का देश, नेशन ऑफ नेशंस कहा जाता है। कितने सारे नेशन से मिलकर भारत बना है, कितने लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कितनी सारी भाषाएं, कितनी सारी लिपि, कितनी सारी लिखाई, कितने सारे धर्म, जाति के आधार पर जो है ये देश जो है ये समान आया है, इकट्ठा आया है। इंडिया इज अ नेशन ऑफ नेशंस, where we see that we have made great strides on the developmental journey since 1947. ये चीज हमने आज तक पाई है 75 years of independence में। भारत पिछले ही साल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, जहां पे हमने UK, जर्मनी जैसे बड़े देशों को सरपास करा, बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड एन एक्सट्रीमली वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यानी हमारा एक ऐसा लोकतंत्र है जो कि सबसे ऊपर, सबसे प्राइम, सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी। इसी के साथ साथ भारत ने सबसे बड़ी जनसंख्या का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है। नाउ वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव सरपास्ड चाइनीज पॉपुलेशन, बट इंडिया इज येट टू रीच इट्स राइटफुल प्लेस। जो हमारी सही जगह है, जो हमारा सही मकाम है, जो हमारा लोगों की आंखों में सही मकाम है, वो हमें हासिल करना अभी बाकी है, जो कि आपके हमारे एफर्ट्स की वजह से ही हो पाएगा। इट कैन ओनली हैपन। सो टाइम इज राइट। ये वो टाइम है कि हम भारत को दोबारा इमेजिन करें, री इमेजिन करें। तो कुछ सवाल जवाब हो जाए आपके हमारे बीच में। अपने जो है अपने हाथों को एक्टिव रखें और टाइप करके मुझे बताइएगा इन सवालों के बारे में आप क्या सोचते हैं, इन सवालों के जवाब आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। सो हैव अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कहता है? Which is the most powerful and the second most powerful country in the world? सबसे ज्यादा शक्तिशाली पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? क्या आ रहा है दिमाग में? जो भी आ रहा है आप लिखिए। फर्स्ट पावरफुल, सेकंड पावरफुल, कौन सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। दूसरा सवाल देखो, विच इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड सिटीजनरी? नागरिकता में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन देश कौन सा है? लिख के बताइए। तो कमेंट लाइव चैट में जितने हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं आए, लिख के बताएं। तीसरा देखिए, विच कंट्री हैज मोस्ट वाइब्रेंट पॉलिटिक्स?
राजनीति कहां पे सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है, कहां पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कहां पे काम करती है. सो द थर्ड क्वेश्चन इज दिस. एंड लास्टली वी टॉक अबाउट, क्योंकि भारत की बात हो रही है, वी टॉक अबाउट संस्कृति, वी टॉक अबाउट कल्चर. तो विच इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कल्चर? इन्फ्लुएंशियल वर्ड है. कल्चर, संस्कृति बहुत देशों में हो सकती है. सबसे ज्यादा कल्चर किस देश का इन्फ्लुएंस करता है? ये सारे सवाल, मतलब ऐसे कुछ सवाल मेरे दिमाग में आए और कई वक्त से आ रहे हैं, जो कि हमें समझने चाहिए कि भाई यहां पे हम स्टैंड कहां करते हैं. तो अब जो भी जवाब आपने दिए, वॉट एवर आंसर्स यू हैव गिवन, इन सवालों के जवाब में कहीं भी आपको भारत मिला? क्या हमें भारत इनमें से किसी सवाल के जवाब में मिला? इज इंडिया एन आंसर फॉर इवन वन क्वेश्चन? आस्क योरसेल्फ. और बिल्कुल जो एकदम सच्चाई, ईमानदारी के साथ, बिना पेट्रियोटिक आंसर दिए आप इस सवाल का जवाब दें. क्या भारत आपको चारों में से किसी भी सवाल का जवाब मिला? बताइए. तो आपके मन में, आपके दिमाग में जिन भी देशों का नाम आया, जो भी चीजें आई, कोई भी देश का नाम कुछ तो आया होगा. अलग अलग सवालों के अलग अलग देश आए होंगे. ये हम सबके साथ सच है. मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, हमारे बड़ों के साथ भी है, नेताओं के साथ भी है. तो जब ये सवाल आता है, every one of you must have given different country as the answer to your question. इन सवालों के जवाब आपने अलग अलग देशों को सोचा होगा. उन देशों का नाम आपकी जबान पे आया कैसे? वो चीज होती है कंडीशनिंग पे, वो चीज होती है वाद विवाद पे, जिसको हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं डिस्कोर्स. डिस्कोर्स का मतलब होता है वाद विवाद, बात करना, एक नैरेटिव सेट करना, आपको कुछ बताना, आपसे कुछ पूछना. वो कहते हैं ना बचपन में कि बच्चों के सामने आप जैसे बात करोगे, जिस तरीके से बात करोगे, जो बोलोगे, वो बच्चे वही सीखते हैं. तो उसी तरीके से हमारे सामने पूरी दुनिया में जिस तरीके का डिस्कोर्स किया गया है, उसके अनुसार भारत जो है वो एक ग्लोबल पावर की लाइट में नहीं देखा जाता. ये सुनने में शायद थोड़ी सी तकलीफ हो. भारत को हम हमेशा एक रीजनल पावर के रूप में देखते हैं. रीजनल पावर यानी कि एशिया में एक पावर हो सकता है, साउथ एशिया में एक पावर हो सकता है, लेकिन ग्लोबल पावर के रूप में हम भारत को नहीं देखते हैं. क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि भारत का वो डिस्कोर्स आज तक नहीं सेट किया गया है. हम चाइना को देखते हैं, अमेरिका, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, आपके दिमाग में क्या आएगा? यूएसए आएगा, शायद आपके दिमाग में रशिया आएगा, जर्मनी आएगा, चाइना आएगा. इन सब, चाइना कहां से आ गया भाई? कहां से चाइना आ गया? आज से सिर्फ 30 साल पहले 1990s, अर्ली 90s, लेट 80s में चाइना का जीडीपी भारत से कम था. आज एकदम से एक नैरेटिव या जो ग्लोबल डिस्कोर्स वो सेट हुआ है कि चीन जो है वो भी एक ग्लोबल पावर की स्टेज पे पहुंच चुका है. ऐसा क्यों? व्हाई? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि चीन ने हमेशा एक डिस्कोर्स, एक जो नैरेटिव है वो सेट करा है, पहले अपने देश में, उसके बाद ग्लोब में, कि हम भी आपके बराबर हैं, हम भी अमेरिका के बराबर हैं, हम भी वेस्ट के बराबर हैं. एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, विच इंडिया शुड सेट. और आपको और हमें ही इस चीज को सेट करना है. तो जब हम इन देशों का नाम देखें, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, दे आर कंसिडर्ड एज ग्लोबल पावर्स एंड इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ रीजनल पावर एंड नॉट अ ग्लोबल पावर. क्यों? क्योंकि ये चीज जब हमारी कंडीशनिंग हो रही थी बचपन से लेके बड़े होने तक, या पिछले 30-40 सालों में, ये चीज हमें नहीं सिखाई गई. और ये सीखना कहां से होता है? सीखना आपस में वार्तालाप से होता है. जो नैरेटिव है वो मीडिया सेट करती है, वो स्कूल्स में सिखाया जाता है, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है, हमें न्यूज के जरिए दिया जाता है, मंदिरों में सिखाया जाता है, लीडर्स सिखाते हैं उसे. तो ये जब तक हमारे दिमाग में विश्वास नहीं पैदा होगा, तब तक हम ग्लोबल पावर नहीं बन सकते. एंड दैट इज प्रिसाइसली द डेली एक्टिविटीज व्हाट वी स्पीक, राइट, इज शेप्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर इन आवर सोसाइटी. इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज, जो एक इंस्टीट्यूशन है नॉलेज का, ज्ञान का, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, टेम्पल्स, मीडिया, दे एक्ट एज सोशल यानी सामाजिक, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक टूल है टू मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड रीअरेंज कॉन्सेप्शंस. कॉन्सेप्शंस को रीअरेंज किया जाए या उसको दोबारा से बनाया जाए. अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनली स्पीकिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ पावर डिटर्मिन्स हु विल बी पावरफुल एंड हु विल बी कंसिडर्ड एज द सेकंड पावर. कि कौन पावरफुल है, हमारे दिमाग में यूएस आएगा, सेकंड पावरफुल रशिया या चाइना आएगा. क्यों आएगा भाई? तो यहां तक कि हम सऊदी अरेबिया जैसे देशों को या
टर्की जैसे देशों को भी एक मेजर पावर मानते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट है और माइंडसेट डेवलप होता है वार्तालाप के बेसिस पे, डिस्कोर्स के बेसिस पे. So the mindset has been created over the years, effectively capping imagination of country like India and its people. एक भारत जैसा देश और उसके लोगों द्वारा जो है, जो नैरेटिव सेट किया गया है, वो चीज यहां पे आती है. So now the question is what to reimagine. हमें रीइमेजिन क्या करना है, ये भी तो जानना जरूरी है कि रीइमेजिन करना क्या है. ये तो हमने बात करी डिस्कोर्स की, अब ये तो पता होना चाहिए कि रीइमेजिन क्या करना है. आइए देखते हैं. भारत की संस्कृति, वो जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं भारत के, उनको हमें आज की दुनिया में लगा के, आज के एरा में लगा के देखना है. वी हैव टू रीइन्विगरेट द एंशिएंट टाइम्स ऑफ इंडिया एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ. फॉलोड बाय दैट, भारत को नेशन ऑफ नेशंस कहा जाता है. जैसा मैंने पहले भी कहा, क्यों कहा जाता है कि कई सारे नेशंस इकट्ठे आते हैं. So many nations that come together, and that is precisely on the basis of language. Telugu speaking, Kannada speaking, Tamil speaking, Malayalam speaking, Marathi speaking, Odia speaking, Bengali speaking. ये सब क्या है? ये एक एक तरीके से अलग अलग देश है, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज के बराबर है, अलग अलग स्टेट्स है. उसी तरीके से धर्म, धार्मिक आधार पे. तो ये सारी चीजें, सारे लोग, सब पूरे की पूरी कम्युनिटीज मिलके इकट्ठे आती है. जिस तरीके से बाकी पूरे देश ऑर्गेनाइज्ड है, वो इंडिया में ऑलरेडी इनहेरेंट है, जिसकी वजह से भारत को हम एक विश्व गुरु के रूप में देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. वी जस्ट हैव टू गेट द बेस्ट पॉसिबल टू द सर्फेस, जो कि कहा जा रहा है. इस डिस्कोर्स को हमें हमारे बेस्ट पॉसिबल चीज को सरफेस पे लेकर आना है. द रियल पोटेंशियल ऑफ इंडिया हैज टू बी रियलाइज्ड, व्हिच इज अनडिस्कवर्ड. ये अनडिस्कवर्ड है, अनटैप्ड है. वो इसलिए है क्योंकि अभी तक भारत ने इस बारे में बात नहीं करी है. टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ इटसेल्फ एंड ट्रूली इमर्ज एज विश्व गुरु. और ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है, प्रोवाइडेड हम इसकी वार्तालाप करें. कुछ आपको उदाहरण देते हैं और उसके बेसिस पे आपको ये चीज समझाते हैं कि ये हुआ कैसे. हाउ डिड दिस हैपन. आज से 10 साल पहले हम चाइना को किस लाइट में देखते थे? हम चाइना को देखते थे एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा जनसंख्यक देश. इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री अमिडस्ट ऑल. चाइना की पॉपुलेशन भारत से कहीं ज्यादा है और इट इज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. बस चाइना जो था वो ये था. लेकिन अब जो है 10 साल के अंदर अंदर हम चाइना को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखने लग गए. एक ऐसी पावर देखने लग गए जो यूएस को टक्कर दे रहा है. तो मतलब एक ईस्टर्न पावर वेस्टर्न पावर को टक्कर दे रही है. और कोविड आने के बाद भी चीन डरा नहीं. क्यों? जबकि चीन को बॉयकॉट कर दिया, उसके झंडे का मजाक उड़ाया, जी जिनपिंग का मजाक उड़ाया, सब लोगों का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद भी चीन किसी से नहीं डरा. ये इमेज ही तो है. दिस इज इमेज बिल्डिंग, दिस इज डिस्कोर्स. ये वार्तालाप से हुआ है, ये डिस्कोर्स से हुआ है, ये मीडिया ने करा है. क्या हमने ऐसी कोशिश करी? आज की डेट में अब भारत सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री हो गया. अब भारत को आप कैसे जानोगे इंटरनेशनल स्केल पे? क्या भारत को आप वैसे ही जानोगे जैसे चाइना को 10 साल पहले जानते थे कि भाई ये तो सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है? देखिए आंकड़े देखिए. प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन बाय द कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2000. तो इंडिया जो है आप देख सकते हैं, वो नीचे था, रेड लाइन इज इंडिया और ऊपर वाली लाइन ब्लू लाइन इज चाइना. एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था ये. तो बढ़ते बढ़ते 2022 तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना को सरपास कर चुकी है. 2023 अप्रैल के महीने में यह चीज हो जाएगी और उसके बाद भारत की जनसंख्या देखिए कहां तक पहुंचेगी. इट वुड बी क्रॉसिंग 1.6 बिलियन पीपल बाय 2050, सन 2050 तक. तो ये पॉपुलस कंट्री है. क्या भारत को हम ऐसे ही याद रखेंगे कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलस है? टुडे इंडिया शुड मेक इट्स प्लेस फॉर बीइंग द मोस्ट क्रूशियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वी हैव द यंगेस्ट मैन पावर, जो और किसी देश के पास नहीं है. ना जापान के पास, ना चीन के पास. चीन की पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो रही है और उसके यूएस के पास, जर्मनी के पास, इन सारे देशों के पास नहीं है. ओनली वी हैव. सो वी आर नॉट जस्ट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द मोस्ट क्रूशियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी. वी हैव टू मेक द अदर पीपल रियलाइज. हर जगह भारतीय जाते हैं और हर जगह भारतीयों की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑफ द स्किल, बिकॉज ऑफ द क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट. इंडिया शुड ग्रैब इमेजिनेशन ऑफ बीइंग एवरी बीइंग ऑन अर्थ. सबको इंडिया डिजायर करना चाहिए और वो तब होगा अगर ये डिस्कोर्स सेट करा जाए. इसके बारे में हम बात करें.
India today is world's most populated country, a term used for China so long which implanted on minds of people China being an important and powerful country. तो ये डिस्कोर्स पॉपुलिस्ट से पावरफुल और इंपॉर्टेंट तक पहुंचा ना, क्यों नहीं भारत के लिए पहुंच सकता है भाई? जबकि भारत तो ये सब चीजें अचीव कर चुका है. वी हैव ऑलरेडी अचीव दीज थिंग्स. सो व्हाई कांट वी बी ऑन द लिप्स ऑन द इन द डिस्कोर्स ऑफ एवरी पर्सन? अब आप पूछोगे कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू वी हैव टू डू? इस वजह से भारत को री इमेजिन करना पड़ेगा. वी हैव टू री इमेजिन इंडिया. And reimagine in India, we have to first start with politics, political nature, political mindset, and the politics per se, which is going on in India. Are we truly democratic? Yes, we are the largest democracy. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. इस अगले इलेक्शन में जो 2024 में होने वाला है, वो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है पूरी दुनिया की. 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स तक हो सकते हैं. यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 100 करोड़ वोटर कार्ड बनाएगा. अब वोट कितने डालने जाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन वी माइट जस्ट क्रॉस 1 बिलियन एलिजिबल वोटर्स एक देश में. इससे बड़ा लोकतंत्र कहां मिलेगा? लेकिन हमें पॉलिटिकल नेचर, पॉलिटिक्स को रिवाइव करना है. पॉलिटिक्स को हमें एक लेवल पर लेकर आना है, और पॉलिटिक्स को हमें क्या करना है? हमें स्पेसिफिकली रिफॉर्म करना है, क्योंकि वो ही चीज जो है नैरेटिव या डिस्कोर्स सेट करती है. एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं. अगर आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक बैकवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर है, जो सिर्फ जाति के आधार पर राजनीति करता है, जो सिर्फ और सिर्फ गरीबी के आधार पर राजनीति करता है, तो आप बताइए, आपका डिस्कोर्स तो हमेशा वही रहेगा. आपका डिस्कोर्स हमेशा रहेगा कास्ट, आपका डिस्कोर्स हमेशा रहेगा राजनीति, आपका डिस्कोर्स रहेगा गरीबी. आप डेवलपमेंट के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, और चीजों, बुलेट ट्रेन के बारे में, ट्रेन के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में आप कैसे सोचोगे? आप सोच ही नहीं पाओगे. तो अगर हम ये बोले कि हमारे नेशनल लीडर जो है वो एक प्लान ऑफ एक्शन लेकर आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों की चीज सामने लेकर आए हैं, और उस तरफ रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वो माइंडसेट जो है जब तक कोने कोने गली गली में नहीं पहुंचेगा, उसका कोई फायदा नहीं है. एक आदमी थोड़ी चेंज लाएगा. आप हम सब मिलके 140 करोड़ लोग ये चेंज ला सकते हैं. इस वजह से पॉलिटिकल नेचर चेंज होना पड़ेगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ बोले तो एमपीज भी वो अप्लाई करें, एमएलएस भी करें, ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी करें. द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज द बिगेस्ट हर्डल इन रेवोल्यूशनाइजिंग द इकोनॉमिक एंड द सोशल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री. नॉट जस्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. सिर्फ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से नहीं होगा, ये सिर्फ सेंट्रल विस्टा से नहीं होगा. हमें उसमें बैठने वाले लोगों का उसकी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी. वी नीड अ न्यू वे ऑफ पॉलिटिक्स वेयर परफॉर्म और पेरिश. या तो आप काम करिए या घर जाइए. ईदर परफॉर्म और गो होम. सिंपल सी बात है. परफॉर्म, पेरिश. आप डिलीवरेबल दीजिए और नहीं तो घर जाइए. शुड बी द ओनली रूल फॉर पॉलिटिशियंस, वेयर एथिक्स एंड एफिशिएंसी शुड बी द ओनली पैरामीटर. एथिकली काम करें, एफिशिएंटली काम करें, रिजल्ट दिखना चाहिए. ईदर परफॉर्म और पेरिश, ईदर परफॉर्म और गो होम, गो ऑल आउट और गो होम. ये चीज सबसे पहले चाहिए. पॉलिटिकल माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है उन लोगों की जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं. प्रॉब्लम यह है कि इलेक्टेड मेंबर्स वही जबान बोलते हैं जो लोग उस लेवल पे ही सुनना चाहते हैं और वो उस लेवल पे ही रहना चाहते हैं. अब कास्ट, धर्म, जाति के आधार पे यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना है, तो वो उसी की बात करता रहेगा. तो अब आप सोच के देखिए, अगर तुम कास्ट की बात कर रहे हो तो तुम डिवाइड और क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में. तो ये तो हुई पॉलिटिकल नेचर की बात. दैट पॉलिटिकल माइंडसेट हैज टू बी रिफॉर्म्ड. Followed by that comes the economic mindset, the economic structures. So we are the 5th largest economy in the world. लेकिन 5th largest economy होने के बावजूद हम क्या देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम जनसंख्या, वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि तकरीबन 46% 46% आज भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है कि जो लोग काम करते हैं उन लोगों को और कुछ करने को नहीं है, इसलिए वो एग्रीकल्चर करते हैं. उनको और कुछ करना आता नहीं है, इसलिए वो खेती बाड़ी करते हैं. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ये एग्रीकल्चर को लेकर प्रॉब्लम आती है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर पर से, हम खेती बाड़ी की बात करते हैं, तो आप जरा सोच के देखिए एक मिनट. एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है, 16-17% है. अब उस वजह से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, उसमें जीडीपी बढ़ाने का बर्डन, आप कभी ये तो बोलते नहीं कि एग्रीकल्चर ग्रो करेगा. आप बोलते हो क्या ग्रो करेगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा.
सर्विस सेक्टर को कैश काउ बना रखा है हमारी भारत सरकार ने, सारे टैक्सेस वहीं से कलेक्ट होते हैं, उसी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैक्सिमम है। लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, 46% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर, एंड दैट पॉपुलेशन डज नॉट पे टैक्सेस। जब तक आप टैक्सेस पे नहीं करोगे, जब तक आपका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ओरिजिनल तरीके से नहीं होगा, तब तक भारत की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। आप सोच के देखिए, और देशों में 2%, 3%, 4% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है, हमारे देश में 46% करती है। ऐसा क्यों? अगर उस 46% में से मैं कह रहा हूं आधे लोग हटा लो, 23% जो है, अगर वो रातों रात मान लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाए, मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जीडीपी डबल हो जाएगी। हमारी जीडीपी रातों रात 3.5 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, जो मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि 2027, 2028, 2030 वो भी एक साल में हो जाएगा, अगर ये आधे लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉय हो जाए। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैव टू चेंज फॉर दिस पर्पस। हाउ मेनी ऑफ 42% ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर पे टैक्सेस? Zero. The reason behind low per capita income and underutilized capacity of the country is because people they are not necessarily practicing agriculture. They are unnecessarily practicing agriculture. We are overemployed in agricultural sector. शायद उन लोगों को कुछ और आता नहीं है करना, कुछ और करना नहीं चाहते, या कुछ और करने को है नहीं। So the structure has to change. Reimagining economic structure is highly important. With improved agricultural productivity, employment by industry and services sector is the need of the hour. ये है need of the hour, यही चीज बढ़ानी है। The most populated country जो हमारी है, 47 करोड़ plus labor force is heavily dependent on agriculture. तो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देखें और शेयर इन जीडीपी देखें, जो मैंने आपको बताया है, 42% ऑफ पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज 16%. एंड हैविंग सेड दिस, आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को लुक डाउन नहीं कर रहे हैं, पॉइंट सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ओवर एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ओवर एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से इतने लोग हैं जिनकी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए एक दुकान है, तो एक दुकान में एक फादर काम कर रहे हैं, उसके बाद उतनी ही दुकान में बेटा आके काम करने लग जाता है, फिर उसका भी बेटा आके काम करने लग जाता है। अरे भाई, आपने दुकान कहां बढ़ाई? उसी एक ही चीज में आप बैठे हुए हो पिछले पता नहीं कितने सालों से। तो आप क्यों, मतलब व्हाट आर यू, आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? इट इज जीरो, इट इज नथिंग। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड फॉलोड बाय दिस हम सबसे एक जरूरी बात करेंगे, और वो है जाति के आधार पर बात। देखिए, एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैं जब रिसर्च कर रहा था इस पीपीटी के बारे में, तो सामने निकल कर आया कि रिसर्च में हमारे ये निकल कर आया कि कास्ट बेस्ड आज भी हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, कास्ट बेस्ड चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिस वजह से हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है कि अगर आप कास्टिज्म में डिवाइड करें, अगर आप 4 वर्णों में डिवाइड करें कि शूद्र, क्षत्र, वैश्य, ब्राह्मण, आप डिवाइड करें, तो ये हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है कि अगर हम शूद्र को इग्नोर कर रहे हैं, या हम ये बोल रहे हैं कि ये फलाना इंसान जो है वो इस कैटेगरी का है, इस जात का है, कौन जात हो, अच्छा ई जात हो, चलो हटो, हमारे पास मत बैठो, इस कुएं से पानी मत भरो, यहां पे मत नहाओ, इस पार्क में मत बैठो। ये चीज रियलिटी है जो कि बड़ी नॉर्मल है। तो ये तो सबसे बड़ा एक्सक्लूजन का फैक्टर है। वी आर एक्सक्लूडिंग दोज पीपल हु एक्चुअली बिलोंग हेल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंटरलैंड ऑफ आवर कंट्री, ऑफ इंडिया। आप समझ पा रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वही सबसे टॉप क्लास है। ब्राह्मण है दोज अर्निंग थ्रू डोनेशन, ये चंदा मांग के खाते हैं, ये मतलब इनको सब कुछ जो है वो आप डोनेशन के तौर पे दीजिए, आप इनको देते जाइए बस। क्यों? क्योंकि दे आर प्रिविलेज्ड टू बी अ ब्राह्मण। किसने बनाया ये कास्ट स्ट्रक्चर, और क्यों हमने इसे इतना नॉर्मलाइज करा हुआ है? क्यों हम लोग किसी को एकदम से बोल देते हैं कि भाई तुम अनटचेबल हो या तुम अछूत हो? तो वैश्य, दोज अर्निंग थ्रू ट्रेड, जो व्यापार करके कमाते हैं, क्योंकि आप एक परिवार में पैदा हुए हो, आप एक जाति के हो। क्षत्रिय, दोज अर्निंग थ्रू टैक्सेस। शूद्र, those earning through salary. And what kind of salary you know? Caste structure has to be abolished. इसको normalize मत करो, इसको normal तरीके से मत देखो। हम क्या ग्लोबल पावर बनने की बात करते हैं अगर हम आज भी इसी में पड़े हुए, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। In ancient times, anyone can choose to be a part of any of the 4 vard based on their occupation. अपनी occupation पे based है। Abolishing caste system and bringing back true differentiation of people based on occupation is the way to restructure Indian population. जब भारत की जनसंख्या को आपको रिस्ट्रक्चर करना है, वो तभी होगा अगर आप कास्ट सिस्टम को इस तरीके की जाति के आधार पर आप मेरिट पे डिवाइड करिए ना, मेरिट पे आप करेंगे नहीं। तो इस वजह से रिजर्वेशन के आधार पे राजनीति होती है।
कि आरक्षण दीजिए, आरक्षण और बढ़ाइए, फिर आरक्षण को 50% करिए, फिर 90% करिए, फिर 100% करिए। तो ये क्यों हो रहा है? अब हर इंसान आज की डेट में रिजर्व कैटेगरी में घुसना चाह रहा है कि किसी तरह हम रिजर्व कैटेगरी में घुस जाए। क्यों घुसो भाई? Why do you want to enter the reserved category? India has one system where population was divided into 4 varna, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahman. तो इस कास्ट स्ट्रक्चर को तोड़ो, इसको खत्म करो, इसको डिसमेंटल करो। और यही चीज है जिसकी वजह से हम भारत को रीइमेजिन करके एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंच सकते हैं। So this time is ripe to reimagine India on the 74th Republic Day. We have to make sure that we understand what is at stake. हमारा फ्यूचर स्टेक पे है, हमारे फ्यूचर जनरेशंस का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे है। ये एक जापान की फोटो है, जापानीज लोग, ये जापानीज लोग हैं, इनको पता है कि इनका क्या स्टेक पे है, इनको पता है कि किस तरीके से एक देश चलता है, क्यों ये डिसिप्लिन्ड और क्यों ये सक्सेसफुल है। आप ये फोटो देखिए, इस फोटो को देखिए, ये फोटो जो है एक स्टेज नीचे आने वाली है, दूसरी ऊपर जाने वाली है, ऊपर जाने वाली भरी हुई है, लेकिन फिर भी सब क्यू में खड़े हैं। कोई क्यू तोड़ के यहां से नहीं जा रहा, nobody is going from here। अब इसको आप कंपेयर करिए अपने देश से। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। We have to reimagine India. So we here, Japan being a very disciplined, but we forget our own way of driving, कि हम कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं पब्लिक एरियाज में। Before we reimagine India, we have to reimagine our own self, and we have to reach best version of ourselves and set our own discourse for our developmental aspect. After all, we the people of India are the biggest components. A nation is as good as its people. जितने अच्छे हम होंगे उतना अच्छा हमारा देश होगा, जितने खराब हम होंगे उतना खराब हमारा देश माना जाएगा। तभी ये कहा जाता है कि ये बच्चा अच्छा है, इसके माँ बाप बहुत कायदे के होंगे। क्यों? क्योंकि तालीम वहां से आती है। लोग अच्छे होने चाहिए, देश अच्छा है क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे हैं। एज सिंपल एज। तो यहां पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमने रीइमेजिन करा। ये सारे कोर्सेज हमारे रिपब्लिक डे के इस पावन अवसर पर लाइव है, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्काउंट का आखिरी दिन है, अगर आप मेरा कोड यूज करें तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, सांघी लाइव। और आप इसी के साथ साथ ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम हैंडल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप इसको अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे। जरूर करिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।